नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की सरकार के पूरे होने पर हमने देश भर में अभियान लिया है, महासंपर्क अभियान। देश की 543 लोकसभाओं में हम इस अभियान को पार्टी ने चालू किया है। उसी के अंतर्गत मेरे पास सभी मंत्रियों को, सभी वरिष्ठ नेताओं को 4-4 लोकसभा देकर एक क्लस्टर बनाए। मेरे पास 4 लोकसभा चंडीगढ़ और शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर, ऐसी 4 लोकसभाएं, 3 हिमाचल की, 1 चंडीगढ़। इनमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाना और हर वर्ग में हमने 9 साल में क्या उपलब्धि की है हमारी सरकार ने केंद्र में, उसको लोगों के साथ साझा करना और उनके विचार जानना। ये इस कार्यक्रम के तहत मैं पहले 2 तारीख को 1 और 2 को मैं धर्मशाला में था कांगड़ा लोकसभा के लिए, पीछे 4 तारीख को और अभी 15 तारीख को चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ लोकसभा के लिए, और कल और आज अर्थात 19 और 20 शिमला लोकसभा के लिए मैं आया हूँ, और अभी 24-25 में मैं हमीरपुर लोकसभा के लिए जाऊंगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम के तहत हम यहाँ आज हुए हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम 5-6 तरह के मुख्य कार्यक्रम लेते हैं। उसमें लोकसभा के स्तर पर प्रेस के लोगों से, मीडिया के लोगों से, इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया से, ऐसे लोगों से चर्चा करना, फिर एक बड़ी सभा लोकसभा स्तर पर करना, विशिष्ट व्यक्तियों से मिलना, इसको हम संपर्क से समर्थन ऐसा करके कहते हैं, जिसमें जिन्होंने समाज में कुछ भी अच्छा किया है, जो समाज के लीडर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, बिजनेसमैन है, कोई मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं, सामाजिक सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जिनका समाज में ठीक प्रभाव है, ऐसे अलग अलग लोगों से हर लोकसभा के अंतर्गत हम विशिष्ट व्यक्ति के से संपर्क से समर्थन को हम अपना फोल्डर देते हैं, मोदी जी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। फिर हमने 20 तारीख से 30 जून तक मोटा मोटी पूरे देश में महासंपर्क अभियान अर्थात घर घर संपर्क करेंगे, इस तरह का कार्य कर दिया है। हमने अपने मोर्चों का, संयुक्त मोर्चों का कार्यक्रम जो आज मैं 11:30 बजे करने वाला हूँ, सभी मोर्चों के बीच में उनसे चर्चा करना और उनको कैसे लगना है, ये एक कार्यक्रम है। ऐसे ही 6वां कार्यक्रम है विकास तीर्थ। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार बनने के बाद से जो जो विकास के काम हुए हैं उनको हमने विकास तीर्थ करके रखा है। वहाँ जाते हैं और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को ले जाते हैं। जैसे अभी जो वायुसेना का जो यहाँ बड़ा मेमोरियल बना है चंडीगढ़ में, तो उसमें मैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को लेके गया था। ऐसे ही दिव्यांगों के साथ हमने वो पार्क में, वर्ल्ड पार्क में बच्चों को लेके गया। तो ये विकास की जो काम है, समाज के भिन्न वर्गों को साथ ले जाकर वहां जाना, तो ये जागरूकता बढ़े, इस प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम लिए हैं। बाकी केंद्र सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, एक पक्ष तो यह है, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, एक बात सारी दुनिया के लोग मानते हैं, और दुनिया में कहीं भी भारतवासी है वो मानता है कि भारतवासी का, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान हाईएस्ट पेडल पर है इस समय। और तो भारत के लोगों को, भारतीयता को सम्मान दिलाना, उसकी उपस्थिति वैश्विक पटल पर दर्ज कराना, दर्ज ही नहीं तो एक प्रमुख हस्ताक्षर भारत रहे, इसकी
कोशिश करना और सफल होना, ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम। आर्थिक विषय है, आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़े काम हुए हैं। और सामरिक है, आज की भारत की सेना आज दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुसज्जित सेनाओं में से एक है। कहाँ हमारी सेना के पास जूते नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, ताबूत नहीं होते थे, तमाम सारी अव्यवस्थाएं थी। मोदी जी ने सेना को प्राथमिकता देते हुए खाली उनकी व्यक्तिगत जीवन, उनका सैनिक जीवन, उनके आयुध, उनके पास शस्त्र अस्त्र और भारतीय सेना की धाक और मनोबल बढ़ाने का काम किया है। इसकी डिटेल करेंगे तो लंबा समय लगेगा। ऐसे ही भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा, दोनों में बहुत आमूल-चूल बदलाव भी हुआ है और लोगों के मन में सुरक्षा का भाव जागृत भी हुआ है और विश्वास भी बना है। और भारत अमेरिका और इजराइल के बाद तीसरा देश है जिसने अपने देश में हुई वारदातों का बदला लेने के लिए पड़ोस के देश में जाकर घुसकर मार की, एक बार नहीं दो बार की। तो कूटनीतिक विषय, राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, समाज कल्याण के विषय और दिखने वाला जो विकास है उसके विषय, कार्य पद्धति, पुरानी योजनाओं को चालू करने का मामला हो, इतने काम किए हैं मोदी जी ने कि हम अगर सही मायने में इनको सिलसिलेवार बात करेंगे तो भागवत बैठानी पड़ेगी। तो इस बात को जनता के बीच में ले जाना, और मोदी जी ने पहले ही साल से कहा था, शासन संभालने से पहले कांग्रेसियों से इनके काम का हिसाब मांगा था, क्योंकि उन्होंने 12 लाख करोड़ से ज्यादा के स्कैम किए, तो हिसाब क्या देते? तो न पल पल का न पाई पाई का हिसाब दे पाए। लेकिन मोदी जी ने ये परंपरा रखी कि मैं हर साल अपने किए का पल पल का और पाई पाई का हिसाब दूंगा। तो हम, आपको ध्यान है, 14 की बात लगातार, जब मई के महीने में हमारे पूरे 3 साल होते हैं जब, तो हम जनता के बीच में जाते हैं। और इस बार 2024 का चुनाव आना है और 9 साल पूरे हुए हैं, तो 9 साल का पूरा हिसाब हम देने के लिए जनता के बीच में आए हैं। और आगे आने वाले चुनाव के लिए जनता को के फिर से आशीर्वाद मांगने आए, जिससे नरेंद्र मोदी जी 300 से ज्यादा सीटें लेकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाए। इसके लिए हम ये कार्यक्रम में निकले। ये मेरा यहाँ तक इतना मुझे कहना है, और बाकी तो फिर हिमाचल की बात और वर्तमान सरकार की बात आपके सवालों में आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि हम झूठ और फरेब पर सरकारें नहीं बनाते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए सारी दुनिया नरेंद्र मोदी को मानती और जानती है। सारी दुनिया में जो मान सम्मान है वो इसके कारण से ही है। हम गारंटियां दें और न कर पाए, हम शासन की व्यवस्था न चला पाए, आर्थिक कुचक्र में फंस जाए, हम ऐसे लोग नहीं है, जैसे कि ये वर्तमान सरकार 6 महीने में देखने को मिली। अब आप और कर्नाटक में सरकार आई है, तो इससे इनकी गारंटियों से निपटने के लिए क्या प्लान है भाजपा के पास? देखिए, ऐसा है, ये प्लान तो जनता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्लान नहीं बनाना, क्योंकि हमने झूठ नहीं बोलना है। और ये इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी झूठ बोला था, और ये पता लग गया जनता को। क्या है कि हमारी जनता की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है, तो गारंटियां ना तो ये कर पाएंगे, ना इन्होंने किया है। गरीबी हटाने के नाम पर कितनी बार सरकार बनाई, क्या कार्यक्रम लाए थे गरीबी के, और कितने लोगों को लाभ होता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि हम गरीब कल्याण करेंगे, अंत्योदय करेंगे, इसका अर्थ गरीब कल्याण है। सेंट्रल हॉल में शपथ लेने से पहले नरेंद्र भाई ने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों को, पिछड़े, शोषित, वंचित, उपेक्षित, वनवासी, गिरिवासी, दलित, बेरोजगार, युवा, महिला, इनको समर्पित सरकार होगी। तो उन्होंने ऐसी योजनाएं लाई, 110 से ज्यादा योजनाएं लाई थी। नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर योजनाएं लाए, उनका क्रियान्वयन किया, और उनका रिजल्ट भी इन्हीं 5 साल में आया। तभी जनता ने
305 से ज्यादा सीट देकर द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब जनता को समझ में आ रहा है कि ये गारंटी और झूठ फरेब इससे चलने वाला नहीं है। प्रदेश कहीं ना कहीं आर्थिक कुप्रबंधन के हालात में फंस जाता है और फंसता है। आप यहां देख रहे हैं सैकड़ों संस्थान बंद हो गए, लोगों को जो उनको क्या बोलते हैं, जो कर्मचारी हैं 15 कर्मचारियों की सैलरी आज तक नहीं मिली है। आज 20 तारीख हो गई है। जिन्होंने कोविड में काम किया, जिन्होंने अपनी जान पर हथेली पर रखकर काम किया, उनको या तो उनकी छटनी हो गई या उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो कुप्रबंध है, आर्थिक कुप्रबंध में फंसते ऐसे ही है और फंस रहे हैं। तो जनता को समझ में आ जाएगा, जनता ही जवाब दे देगी इनका। हमको जवाब देने की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और उसका हिसाब देते हैं, उसका हिसाब भी देते हैं। एकजुट हो रहा है भाजपा के 2024 में इलेक्शन के लिए, इस पर क्या कहें? एकजुट हो पाया क्या? राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार हो गए क्या लोग? उसकी पार्टी में खींचतान है, चलो बाकी पार्टियां मानने को तैयार हुई है क्या? ममता बनर्जी आई क्या गठबंधन में? जो आंध्र प्रदेश की और कोई पार्टी आई उसके साथ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से हाथ खींच लिए। नीतीश कुमार ये डुगडुगी जरूर बजा रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन दिखलावा और चलावा है एक। और गठबंधन का हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? हिमाचल में अगर गठबंधन होता है इनका, तो हिमाचल की लड़ाई हमारी कांग्रेस से तो कांग्रेस से ही रहने वाली है। कोई गठबंधन में नीतीश कुमार यहाँ के यहाँ कुछ इजाफा कर देंगे क्या? या ममता बनर्जी या कोई भी तमिलनाडु के लोग, यहां तो जिससे लड़ाई हमारी है, भारतीय जनता पार्टी सभी प्रांतों में अपने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ लड़ने के लिए तैयार है और वहां पर इन गठबंधनों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये साइकोलॉजिकल एक माहौल बनाने की बात है बस। आप ये बताओ, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में ये सारे गठबंधन कर लेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमारी लड़ाई कांग्रेस से तो कांग्रेस ही रहने वाली है ना जी। तो इसलिए गठबंधन ये अखबार के लिए, माहौल बनाने के लिए, साइकोलॉजिकल एक शगुफा छोड़ने के लिए हो सकता है। हमको जिससे लड़ना है उससे लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने गठबंधन किया था, क्या हुआ? अब सपा बसपा गठबंधन होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का प्रदेश है, तो इस गठबंधन से सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की 75 सीट आने से रोक नहीं पाएगी। तो गठबंधन ये एक तरह से चुनावी नारा जैसा है बस। तो सर, क्या भाजपा भी है वो गठबंधन के साथ, अपने सहयोगी के साथ दूसरे स्टेटों में लड़ेगी इलेक्शन? नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार, मैंने बोला था हमारी एनडीए की सरकार है। एनडीए बढ़ेगा और मजबूत रहेगा। एनडीए के कुछ साथी पुराने निकल गए, कुछ नए जुड़ेंगे, तो जुड़ रहे हम। जो पुराने छूट गए हैं बीच में, क्या सर दोबारा हो उनको साथ? देखिए, राजनीति में कोई अंतिम सत्य नहीं होता है, जैसी परिस्थिति बनती है। लेकिन अभी जो एनडीए के हमारे साथी हैं वो हैं और उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और 350 से ज्यादा सीट एनडीए की आएगी। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।